डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 1 का। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक एक करके हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही इनका आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है टेक्सोनॉमी। आपको बताता चलूँ कि अगर आपने ये जो सब ब्रांचेज हैं या सब फील्ड्स हैं, ब्रांचेज या सब फील्ड्स हैं बायोलॉजी की, इनका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इससे पिछली वीडियो फर्स्ट पार्ट की है, आप उसे देख सकते हैं। ये सेकंड पार्ट है, हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और ये सेकंड पार्ट है, इस वजह से टेक्सोनॉमी से स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट आप देखें टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन है कि टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जो कि डील करती है या जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन यानी कि ऑर्गेनिजम्स को हमने मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ। अच्छा, अब डिवाइड करने की बुनियाद क्या है? यहाँ पे बुनियाद होती है कि ऑर्गेनिज्म आपस में कितना मिलते जुलते हैं या एक दूसरे से कितना मुख्तलिफ हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं हम उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं, और जो एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं उन्हें हम अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सब परिंदों का एक ग्रुप है, लेकिन अब उन परिंदों में आप देखें कि कबूतर और फाख्ता एक दूसरे से ज़्यादा मिलते जुलते हैं बजाय चिड़िया और कबूतर के। इस तरह फिर मज़ीद आपस में जो मिलते जुलते हैं उनमें मज़ीद सब ग्रुप्स, फिर सब ग्रुप्स, और इतने हम डीप डाउन जाते हैं कि एक स्पीशी तक पहुंच जाते हैं कि एक जैसे तमाम ऑर्गेनिज्म एक स्पीशी होते हैं जो कि आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपनी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे वो कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारी किस चीज़ में मदद देती है? ये हमें मदद देती है कि हम ऑर्गेनाइज कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। ऑर्गेनाइज एक मुनज़्ज़म तरीके से रखना, अंडरस्टैंड समझ सकें किस चीज़ को, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी कितनी किस्म की है, कितनी डाइवर्सिटी है, और इसके साथ साथ नई स्पीशीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि न्यू कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी, कभी पहले नहीं देखी थी, लेकिन वो इस दुनिया में मौजूद हैं। एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और अगर ऑर्गेनिजम्स का आपस में कोई ख़ास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है तो हम उसे देख सकें। यह है डिफाइन टेक्सोनॉमी का आंसर। उसके बाद है डिफाइन इकोलॉजी। अब इकोलॉजी का आंसर देखते हैं। इकोलॉजी क्या है जी? अब वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि डील करती है रिलेशनशिप, आपस में क्या ताल्लुक है किन के दरमियान, ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरनमेंट। हम जिस जगह पे रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द की आबो हवा, पानी, मिट्टी, टेम्परेचर, ये सारा मिलकर हमारे एक एनवायरनमेंट बनता है, एक माहौल बनता है जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके माहौल के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। अब वो कहते हैं इकोलॉजी हमारी मदद करती है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। बायोडाइवर्सिटी क्या है? पूरी दुनिया में जितनी भी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जितनी वैरायटी है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और कंजर्व बायोडाइवर्सिटी के इससे यहाँ पे हमारा जो मकसद ये है कि हम बायोडाइवर्सिटी की हिफाजत करें, उसे नुकसान ना होने दें, एंड एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और इसके साथ साथ जो हमारे माहौलियाती मसाइल हैं उनको भी इकोलॉजी पढ़ने वाला या इकोलॉजिस्ट उनको भी स्टडी करता है, उनको एड्रेस करता है, लोगों को बताता है कि हमारे माहौल में ये मसला चल रहा है और इस ज़रिए से हम उस मसले को हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहता था फूड चेन जो है मिसाल के तौर पे इलस्ट्रेट करती है, हमें बताती है कि इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, कि किस तरह ऑर्गेनिजम्स एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से आपस में जुड़े हुए हैं। फूड चेन क्या है? ग्रास है। कहाँ से शुरू हो रही है फूड चेन हमारी? फूड चेन दरअसल एक ऐसी चेन होती है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक दूसरे को खाता है और बाद वाला पहले को खाता है, और इस तरह एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा होता है, दूसरे को कोई तीसरा खा रहा होता है, तीसरे को कोई चौथा खा रहा होता है। तो इस तरह एक फूड चेन बन जाती है। अब वो मिसाल के तौर पे कहते हैं जो फूड चेन है हम उसको जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है ऑर्गेनिज्म कैसे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, ग्रास को खा रहा है ग्रास होपर को मेंढक खा रहा है, फ्रॉग जिसे आप कहते हैं फ्रॉग को जो है स्नेक खा रहा है, स्नेक को ईगल खा रहा है। इस तरह एक पूरी फूड चेन है। उसके बाद है मरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी जो है ये नाम से जाहिर है हमारे समंदर वगैरह जो है उनके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी स्टडी करना। वो कहते हैं ये ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लाइफ को, कि ओशंस के अंदर, समंदरों के अंदर ज़िंदगी किस किस फॉर्म में पाई जाती है, मछलियाँ कितनी तरह की, उनके अलावा कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये हमारी मदद करती है ओशन के अंदर मौजूद, समंदर के अंदर मौजूद मुख्तलिफ जानदारों को समझने की
उसके साथ साथ नई ऐसी स्पीशीज़ को डिस्कवर करने की, ढूंढने की, जिनके बारे में पहले कोई नहीं जानता। और इसके साथ साथ मेरीन यानी कि समंदर को जो इश्यूज़ हैं, लोग कचरा बहुत ज़्यादा प्लास्टिक फेंक रहे हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की लाइफ ख़राब हो रही है। ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक इशू बताया है। तो इस तरह के जो कंजर्वेशन इश्यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करने में भी हमारी मदद देती है। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहता है कोरल रीफ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में मरीन लाइफ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है वो कहता है ये है स्टडी ऑफ डिजीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को स्टडी करना, उनकी कॉजेज़, वजूहात को देखना, उनके इफ़ेक्ट्स के उस बीमारी की वजह से पेशेंट के ऊपर क्या क्या मसले आते हैं, परेशानियां आती हैं। और इसके साथ साथ पैथोलॉजी हमारी मदद करती है डिजीज़ की तशखीस करने के लिए कि बीमारी का पता कैसे लगाना है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं मेरे सर में दर्द है, आंखें रेड हो रही हैं, जो है ना मेरी हड्डियों में भी दर्द हो रहा है, मुझे बुखार भी हो रहा है, तो डॉक्टर सारी जो निशानियाँ उन्हें मिला के आपको बताता है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह डिजीज़ डायग्नोसिस इसे कहते हैं। उसके अलावा प्रिवेंशन यानी कि उसको रोकना और उसका इलाज भी करना, ये सारा पैथोलॉजी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे वो कहते हैं जो पैथोलॉजिस्ट हैं, जो पैथोलॉजी का काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, वो स्टडी करते हैं कि किस तरह जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है सेल्स की और जो स्प्रेड ऑफ सेल्स हो रहा है उसकी वजह से कैंसर होता है। यानी कि कैंसर होता क्या है, कोई भी ऐसे सेल्स जिनके ऊपर कंट्रोल ना रहे, वो डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो समझे वो कैंसर है। अब वो कहते हैं कि पैथोलॉजिस्ट का ये काम है कि वो स्टडी करता है कि किस तरह कंट्रोल डिवीजन और सेल्स का जो स्प्रेड है, फैलना है, उसकी वजह से कैंसर हो रहा है। समझ आ गई। आगे है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। किस चीज़ के कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स मतलब हिस्से किसके? इम्यून सिस्टम के। हमारे अंदर एक कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, हमारा एक अपना एक सिस्टम है, हमारे अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कोई भी जरासीम अगर हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो वो उनसे लड़ते हैं, उन्हें किल करते हैं। तो इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम में अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत की स्टडी करते हैं, उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं और उसका किरदार देखते हैं कि किस तरह ये बीमारियों के खिलाफ अमल कर रहा है। उसके अलावा जो इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट इम्यूनोलॉजी का काम करते हैं, वो स्टडी करते हैं कि किस तरह वैक्सीन बनानी है और ऑटो इम्यून डिजीज़ को किस तरह, ये ख़ास किस्म की डिजीज़ होती हैं ऑटो इम्यून किस्म जो है ना, और इनको किस तरह इनका इलाज करना है और किस तरह इम्प्रूव करना है अपने इम्यून रिस्पॉन्सेज को इन्फेक्शंस के खिलाफ, इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शन। अच्छा, अब यहाँ तक देखें, हमारा टेक्सोनॉमी हो गया, इकोलॉजी हो गया, मेरीन बायोलॉजी, पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी भी। अब लास्ट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी क्या है? वो कहते हैं ये एक ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स को लेके आपने ये नहीं, अक्सर फिल्में ड्रामे देखने के बाद आप ये सोचते हैं कि ड्रग्स जो है ना वो एक थैली, उसके अंदर वाइट सा कुछ है और वो ना कोई नशावर चीज़ है। लाजमी नहीं है। ड्रग्स अद्वियात को कहा जाता है और कई जगह पे इन अद्वियात का, फॉर एग्जांपल पेन किलर्स हैं, स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हो गई, और इस तरह की अद्वियात जो कि लोगों को ऑपरेशंस के बाद दी जाती हैं, उन अद्वियात का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, या ऑपरेशंस के दौरान दी जाने वाली अद्वियात जिन्हें नशा देते हैं ताकि तकलीफ ना हो, उन अद्वियात को लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो बदनाम हो गई हैं। तो उसकी वजह से ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स असल में अद्वियात को, दवाइयों को ही कहा जाता है। और इसके साथ साथ हम स्टडी करते हैं ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को, कि बॉडी के ऊपर उनका क्या असर हो रहा है, और ये हेल्प करती है न्यू ड्रग्स, नई अद्वियात बनाने में। मिसाल के तौर पे वो कहता है बहुत सारे नई एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ऐसी अद्वियात जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स कहते हैं। अब वो कहते हैं एंटीबायोटिक्स को डेवलप किया गया है ताकि बैक्टीरिया को किल किया जा सके और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनको ट्रीट किया जा सके। तो बच्चों, इसका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, वो है राइट अ नोट ऑन सम ब्रांचेस या सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। इसमें वो इस तरह भी पूछ सकता है, एक आपने ध्यान में रखना है, और वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो कुछ आपको सब ब्रांचेस के नाम दे दे, 5 या 7। तो आपने हर लिहाज से इसे तैयार करना है। किसी भी किस्म का कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी लेक्चर की आपको पहले ज़रूरत है, हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको लेक्चर मिल जाएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।